हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोनीपत जिला, जिसको एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है और खेलों में भी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सोनीपत जिला के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में। तो इसके जो पड़ोसी हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी जो सीमा है वो किस किस के साथ में लगती है। पड़ोसी किसको कहा जाता है? जिसके साथ हमारी क्या लगती हो, दीवार के साथ दीवार लगती हो। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जिसके साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है उसके साथ। तो सबसे पहले हम बात करें तो हरियाणा का जो पानीपत जिला है इसके साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और एक जींद जिला भी इसके साथ में अपनी क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। और रोहतक हो गया, और छोटा सा हिस्सा झज्जर के साथ भी, झज्जर के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये हरियाणा के 4 जिले सोनीपत के साथ क्या करते हैं, अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब बात करें केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली क्या है, इसके साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। और राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश क्या है, इसके साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो उत्तर प्रदेश का बागपत जिला, उत्तर प्रदेश का बागपत जिला सोनीपत के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और यूपी और सोनीपत या कह लीजिए हरियाणा के बीच में क्या बहती है, एक सदानीरा नदी बहती है, जिसको हम यमुना नदी कहते हैं। यमुना नदी यहाँ से बहती है, जिसको सदानीरा नदी कहते हैं। और यूपी, दिल्ली और हरियाणा के लिए क्या करती है, अपना जो पानी है पीने के लिए और सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूपी, हरियाणा और दिल्ली इसका क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम बात करें अब इसकी जो स्थापना है वो कब होती है। इसकी स्थापना होती है 22 दिसंबर 1972 को। रोहतक से अलग करके इसको बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? 22 दिसंबर 1972 को रोहतक से अलग करके इसको बनाया गया था। रोहतक से अलग करके इसको बनाया गया था। अब बात करें इसका जो प्राचीन नाम है वो किसके नाम पर पड़ा है। कहते हैं कि श्रवण कुमार के नाम पर इसका क्या पड़ा है, प्राचीन नाम पड़ा है। तो श्रवण कुमार के नाम पर भी इसका क्या पड़ा है, नाम पड़ा है। अब बात करें महाभारत काल की। महाभारत काल की बात करें तो श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन से जो 5 गांव की डिमांड की गई थी, उन 5 गांव में भी इसका नाम आता है श्रवणप्रस्थ के नाम से। श्रवणप्रस्थ के नाम से भी क्या आता है, जो महाभारत काल में है, इसको जाना जाता है सोनीपत को। उन 5 गांवों की जो डिमांड की थी, 5 गांव कौन कौन से थे? उन 5 गांवों की बात करें तो एक तो श्रवणप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, बागप्रस्थ, टीलप्रस्थ और एक है प्राणप्रस्थ। इन 5 गांव की डिमांड की गई थी श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन के सामने, और दुर्योधन मना कर देता है कि हम आपको एक सोई की नोक जितनी भी जगह नहीं देंगे। तो ये था श्रवणप्रस्थ। अब हम बात करें इसका जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल कितना है, 2122 वर्ग किलोमीटर सोनीपत का क्या है, क्षेत्रफल है। तो अब बात करें इसकी जो तहसील हैं, 4 तहसील हैं। वो 4 तहसील कौन कौन सी हैं? तो 4 तहसील में सोनीपत, खरखोदा, गोहाना और गन्नौर, इसकी क्या है, 4 तहसील हैं। प्रशासनिक दृष्टि से यदि देखा जाए, प्रशासनिक दृष्टि से ये रोहतक का क्या है, एक रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है। अब बात करें इसकी जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात की बात करें तो 856 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर सबसे कम लिंगानुपात रहा है सोनीपत का, और जो सबसे कम लिंगानुपात है वो किसका है, गुरुग्राम का सबसे कम लिंगानुपात है। आगे बढ़ते हैं। हम बात करें यदि सोनीपत की इतिहास के बारे में, तो सोनीपत का जो इतिहास रहा है, मुद्राएं हैं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। एक शस्य सिया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा भी यहाँ से मिली है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले यदि सिक्कों की बात करें तो हर्षकालीन
हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहां से मिली हैं? सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। और हर्षकालीन स्वर्ण मुद्राएं भी कहां से प्राप्त हुई हैं? सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। तो सबसे ज्यादा जो हर्षकालीन स्वर्ण मुद्राएं हैं वो हमें कहां से प्राप्त हुई हैं? कुरुक्षेत्र के थानेश्वर से। कुरुक्षेत्र में एक जगह है थानेश्वर, जिसको राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था। वहां से सबसे ज्यादा क्या मिली हैं? स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अब हम बात करते हैं कि शस्य सिया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा, शस्य सिया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा सोनीपत के फिजीलपुर से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? सोनीपत के फिजीलपुर से प्राप्त हुई है ये। तो भगवान विष्णु की बात करें तो इसका जो स्थायी निवास है वो कहां पर माना जाता है? कुरुक्षेत्र के सन्निहित तीर्थ को। कुरुक्षेत्र के सन्निहित तीर्थ को भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। और यदि बात करें हरियाणा के अंदर भगवान विष्णु का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो है तुसाम की जो पहाड़ी है भिवानी के अंदर। तुसाम पहाड़ी भिवानी के अंदर क्या है? भगवान विष्णु की सबसे प्राचीन मंदिर पाया जाता है। भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर कहां पर पाया जाता है? भिवानी के जो तोसाम पहाड़ी है वहां पर इसका क्या है? मंदिर स्थापित है। तो इसका जो गोहाना शहर है ये एक प्राचीन नगर माना जाता था, जिसकी स्थापना पृथ्वीराज तृतीय ने की थी। पृथ्वीराज तृतीय ने क्या की थी? इसकी जो स्थापना है वो की थी। और कहते हैं कि जो गोहाना है इसकी जो जलेबी है वो बहुत ही फेमस है। मातूराम की जलेबियां। मातूराम की जलेबी गोहाना में क्या है? प्रसिद्ध रही है। और बात करें इसकी जो प्राचीन नगर है यहाँ का जो सोनीपत का गोहाना है, इसकी जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं यहाँ के जो प्रसिद्ध दरगाह हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक मामू भांजा दरगाह यहाँ पर रही है। कहते हैं कि विदेश से चलकर यहाँ पर आए थे मामा भांजा, और इनकी मंदिर के जब ये मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे तो वहाँ पर उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये व्यापारी थे मामा भांजा जो विदेश से यहाँ पर आए थे, और उनकी दुखद परिस्थितियों में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इस मस्जिद को हिंदू मुस्लिम एकता का क्या कहा जाता है? प्रतीक माना जाता है। और ये क्या है? एक दरगाह एक शिव मंदिर में स्थापित है। जो मामू भांजा मकबरा है वो क्या है? एक शिव मंदिर के अंदर स्थापित है। और ये पुराने अवशेषों में से क्या है? एक प्राचीन अवशेष है। अब बात करें पीर जमाल की मजार की, यह मजार गोहाना में स्थित है और यह हिंदू मुस्लिम भाईचारे का क्या है? प्रतीक है। अब बात करें इसकी जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो खुम्बी के उत्पादन में, खुम्बी कह लो या मशरूम कह लो, खुम्बी के उत्पादन में भी हरियाणा में सोनीपत का क्या है? प्रथम स्थान है। ये क्या है? खुम्बी है। बचपन में हम इसको क्या कहा करते थे? बचपन में हम इसको सांप की छतरी कहते थे। और ज़्यादातर ये बरसात के दिनों में ये अपने आप उग जाती थी। इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट बिल्कुल जैसे किसी ने उबला हुआ अंडा खाया है तो बिल्कुल वैसे ही इसका टेस्ट है। और जो प्रमुख फसलें हैं यहाँ की क्या है? गेहूं है, धान है, गन्ना है, ज्वार है, बाजरा है और दलहन की फसलें आती हैं। सूरजमुखी के उत्पादन और खुम्बी के उत्पादन में क्या है? सोनीपत प्रथम स्थान रखता है, अपनी एकमात्र पहचान बनाए हुए खुम्बी के उत्पादन में। और
उन मंडी में जो अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी भी कहाँ पर आती है, घन्नौर के अंदर स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी कहाँ पर है, ये घन्नौर के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी कहाँ पर स्थापित है, घन्नौर के अंदर स्थापित है। और मशरूम अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी कहाँ पर है, मुरथल के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी है, इसको फ्रांस के पेरिस की तर्ज पर भी इसको स्थापित किया गया है। पेरिस की तर्ज पर इसको स्थापित किया गया है। और ये जो परियोजना थी वो हुड्डा सरकार की परियोजना थी। हुड्डा सरकार की क्या रही है, परियोजना रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी घनौर के अंदर स्थापित है, ये पेरिस की तर्ज पर इसको बनाया गया है और हुड्डा सरकार की क्या रही है, एक परियोजना रही है। हम बात करते हैं मशरूम अनुसंधान एवं विकास केंद्र की, वो कहां पर है, मुरथल के अंदर है। मशरूम कह लो या खुम्बी कह लो, अनुसंधान केंद्र वो कहां पर स्थापित है, मुरथल के अंदर स्थापित है। सोनीपत के मुरथल के अंदर स्थापित है। अब बात करें इसका जो मेगा फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क कहां पर है, बराही के अंदर है। मेगा फूड पार्क कहां पर है, बराही के अंदर, सोनीपत। सोनीपत के बराही गांव में मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। अब बात करें इसका जो उद्योग है, तो उद्योगों की बात करें तो सोनीपत देश के अग्रणी साइकिल निर्माताओं में से एक है। जो यहाँ पर क्या है, एटलस साइकिल बनाया जाता था। अब तो ये बिल्कुल बंद होने के कगार पर है। तो यहाँ पर का जो प्रमुख उद्योग रहा है वो कौन सा रहा है, एटलस उद्योग रहा है। और इसी एटलस फैक्ट्री के बिल्कुल पास में ही राम मंदिर है। राम मंदिर यहाँ पर स्थापित है, जो बिल्कुल प्राचीन मंदिर है। और जो एटलस उद्योग था, तो कहते हैं कि इस मंदिर में जितने भी भक्त पूजा करने के लिए आते थे, तो उनको बिल्कुल कम दामों के ऊपर क्या करता था, ये जो एटलस साइकिल है उनको प्रोवाइड करवाया जाता था। तो ये अपना प्रचार करने के लिए था शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो स्थापना है वो कब होती है, 1950 के अंदर इसकी स्थापना होती है। जो एटलस उद्योग रहा है सोनीपत में, इसकी स्थापना कब होती है, 1950 को होती है। और जो राम मंदिर में जितने भी पुजारी आते थे वहां पर क्या करते थे, ये जाते थे और कम दामों पर क्या करते थे, साइकिल बेचने का काम किया करते थे, ये एटलस साइकिल। लेकिन अब तो ये बिल्कुल बंद होने के कगार पर है। खरखोदा में मारुति प्लांट स्थापित किया जा रहा है। सोनीपत के खरखोदा में 900 एकड़ में मारुति अपना प्लांट स्थापित करेगी। जो पहला मारुति प्लांट है वो कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर मारुति प्लांट स्थापित है, जो पहला था हरियाणा के अंदर। और खरखोदा के अंदर 900 एकड़ में क्या है, हरियाणा सरकार के द्वारा जमीन प्रोवाइड कर दी गई है। और ये सेकंड क्या है, प्लांट रहेगा, मारुति प्लांट खरखोदा के अंदर। अब बात करें इसके जो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, 20 एकड़ में 1,000 मेगावाट की विद्युत परियोजना। 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 20 एकड़
ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित है? सोनीपत में स्थापित है। और ये कब स्थापित हुई थी? 1999 को क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। 1999 में स्थापना की गई थी ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की। और इसका जो मेगावाट की बात करें तो 300 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। 300 मेगावाट इसकी क्या है? उत्पादन क्षमता है। अब हम बात करें, यहां पर क्या है? एक रेल कोच फैक्ट्री है। रेल कोच फैक्ट्री की जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। यहां पर जो रेल का है उसका विनिर्माण किया जाएगा। रेल का क्या किया जाएगा? विनिर्माण किया जाएगा। और प्रधानमंत्री के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो कब किया जाता है? 9 अक्टूबर 2018 को। 9 अक्टूबर 2018 को क्या किया गया था? प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये थे यहाँ के जो प्रमुख उद्योग हैं वो। अब हम बात करते हैं यहाँ के जो तीर्थ स्थल हैं, तो उन तीर्थ स्थलों में कौन सा आता है? सतकुंबा मंदिर। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो 7 ऋषि थे उन्होंने यहाँ पर तप किया था, और 7 ऋषियों के द्वारा यहाँ पर कुएं खोदे गए थे, और उन कुओं से जो जल है एक कुंड के अंदर उन्होंने क्या किया था? कुंड के अंदर पानी को छोड़ा गया था। और इसलिए यहाँ पर क्या होता है? ये सतकुंबा मंदिर है स्थापित कर दिया जाता है, और बहुत ही ये क्या है? पवित्र स्थल है। और यहाँ पर क्या लगता है? सतकुंबा मेला भी लगता है। सतकुंबा सतकुंबे का मेला भी यहाँ पर लगता है। और बात करें ख्वाजा खिज्जर खान का मकबरा, ये पठान शैली के अंदर निर्मित है। पठान शैली के अंदर ये बनाया गया है ख्वाजा खिज्जर खान का मकबरा। तो ये भी कहां पर है? सोनीपत के अंदर स्थापित है। अब बात करें गुरु गोरखनाथ मंदिर भी कहां पर रहेगा? सोनीपत के अंदर स्थापित है, और जो ये नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ गुरु गोरखनाथ का मंदिर कहां पर है? सोनीपत के अंदर है। और बाबा मीर मुकुंद की जो मजार है वो कहां पर है? सोनीपत के अंदर है। अब बात करें जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, फेमस पर्सनालिटीज में आती है दीपा मलिक। और इसकी बात करें पैरा ओलंपिक खेलों में ये मेडल जीत चुकी हैं। 2016 की बात करें पैरा ओलंपिक खेलों में, तो इनको रजत पदक क्या है? प्राप्त हुआ था। और ये ऐसी रजत पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला बन चुकी थी दीपा मलिक। और 2012 के अंदर भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है दीपा मलिक। 2017 में इन्हें क्या प्राप्त हुआ है? पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ये फेमस पर्सनैलिटी रही हैं सोनीपत की। और सुमित आंतिल, एक घटना के अंदर ये अपना पैर गवा चुके थे। जब ये 10th क्लास में हुआ करते थे तो स्कूल से लौट रहे थे, तो ट्रैक्टर रैली के द्वारा इनकी एक घटना हो जाती है, और जिसमें अपना ये पैर गवा बैठते हैं। बिल्कुल छोटी उम्र में ही इन्होंने अपना पैर गवा दिया था, लेकिन इसके हौसलों की हमें क्या देनी पड़ेगी? दाद देनी पड़ेगी। और ये क्या है? पैरा ओलंपिक एथलीट हैं और भाला फेंकते हैं। इनका जो स्पोर्ट्स में क्या है? भाला फेंकते हैं पैरा ओलंपिक में। और इनका जो 2020 में टोक्यो में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया है। पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और नेक्स्ट पर्सनैलिटी हैं योगेश्वर दत्त, कुश्ती के अंदर अपनी एक पहचान बना चुके हैं। तो ये भैंसवाला कला गांव गोहाना से बिलोंग करते हैं। 2012 में इन्हें प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। और बात करें 2013 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है योगेश्वर दत्त को, जिनका जो खेल है वो कौन सा है? कुश्ती है। हम बात करें देवचंद बहमन की या देवचंद सांगी की, इनको
क्या था, ये सांग के मंच पर आगमन किशनलाल भाट के बाद हुआ है। कहते हैं कि जो सांग की शुरुआत है यूपी के अंदर हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, किशनलाल भाट के द्वारा सांग की शुरुआत की गई थी। और हरियाणा के अंदर बात करें तो दीपचंद सांगी कह लो या बहमन कह लो, दीपचंद बहमन, इन्होंने हरियाणा के अंदर सांग की परंपरा को क्या किया था, विकसित किया था। और इन्होंने अंग्रेजी सरकार के द्वारा इन्हें राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। ये राय बहादुर की उपाधि क्यों की दी गई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने हरियाणा की जो जनता है अपने सांगों के माध्यम से उनको क्या किया था, उत्साहित करने का काम किया था। तो इसलिए खुश होकर अंग्रेजों ने इनको क्या की थी, राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। अब बात करें पंडित लक्ष्मीचंद को, इसके ऊपर अब फिलहाल ही में एक फिल्म भी आ चुकी है पंडित लक्ष्मीचंद या दादा लक्ष्मीचंद के नाम से। और इनका जो जन्म है 1901 में कहाँ पर होता है, सोनीपत के जाटी कला गांव में इनका क्या होता है, जन्म होता है। जो साधारण कृषक परिवार से जन्मे थे और कहते हैं कि बिल्कुल छोटी उम्र में ये भैंसों के जो भैंस चराने जाते हैं उनको हम हरियाणा के अंदर पाली बोलते हैं, वहीं से इसकी जो क्या है सांग या फिर कह लीजिए अपनी रागनी कहने की आदत लग चुकी होती है। और इनका जो गुरु है मान सिंह इसके गुरु थे। और इसको पंडित लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है, सूर्य कवि भी कहा जाता है। सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा, इसके क्या है अन्य उपनाम है इसके पंडित लक्ष्मीचंद के। और इसके जो दिमाग के ऊपर भी क्या हुआ है, शोध कार्य शुरू हो चुके हैं। दादा पंडित लक्ष्मीचंद के जो दिमाग है उसके ऊपर भी क्या हो चुके हैं, शोध कार्य शुरू हो चुके हैं। तो ये थे पंडित लक्ष्मीचंद। अब बात आती है बाजे भगत की। बाजे भगत में इनको क्या कहा जाता है, लक्ष्मीचंद से पहले के ये सूर्य कवि और सांगी थे। मतलब दादा लक्ष्मीचंद के पहले के क्या है, ये सूर्य कवि और सांगी थे। महापुरुषों की जीवनी को इन्होंने अपने सांगों के माध्यम से, अपनी रागनी के माध्यम से क्या किया है, लोगों के सामने पेश किया है। और इसका जो जन्म है वो सोनीपत गांव सिसाना में 16 जुलाई 1898 को इनका जन्म होता है बाजे भगत का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।